शुभ मध्याह्न बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने एवरेस्ट की चुनौती पाठ को पढ़ते हुए एवरेस्ट के बारे में, उसके नामों के बारे में एवं लोगों ने एवरेस्ट के बारे में कब जाना, उसका नामकरण कब हुआ, भारतीय सर्वे विभाग ने कब उसके ऊपर शोध कार्य करना प्रारंभ किया था और लेखक मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया, साथ में रावत, बहुगुणा, बीपी सिंह और फूदौर जी ने जो अपनी यात्रा 1965 में प्रारंभ की थी, उसकी रोमांचक यादों को हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं है, हमारे देश से तो बहुत सारे लोगों ने हमें गौरवान्वित किया है एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा करके, परंतु हमारे प्रदेश ने, हमारे राज्य के भी ऐसे बहुत सारे ऐसे वीर व्यक्ति और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भी एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा करके गौरवान्वित किया है हमारे प्रदेश को राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी और अधिक देना चाहूँगा ऐसे लोगों के बारे में। प्यारे बच्चों, ये डिक्की डोलमा एक लड़की थी जो एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने छोटी सी आयु में पूरी की थी। उनकी जानकारी इस तरह से इंटरनेट पर दी गई है कि 10 मई 1993 को केवल 19 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की थी। सोचो, 19 वर्ष की लड़की, और 19 वर्ष की आयु में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा पूरा कर दिया था। और ये थी कहाँ से? कुल्लू से। ये हमारे राज्य के कुल्लू जिले से संबंध रखती थी और इनका जन्म 5 अप्रैल 1974 को हुआ था। थोड़ी सी और आज जानकारी आपको देना चाहूँगा। इसी क्रम में आगे हैं बछेंद्री पाल। ये बहुत बार आपने पढ़ा भी है। बचेंद्री पाल ये 1994 में, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, 1994 में एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्टेड है। किसके लिए? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। और भारत सरकार ने इनके इसी कारनामे के लिए इन्हें भारत के सबसे चौथे उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी आपने कक्षा 6ठी में पढ़ लिया है। और अरुणिमा सिन्हा कौन थी? एक विकलांग या दिव्यांग लड़की थी जिसकी एक हादसे में जिसकी एक टांग कट गई थी और कृत्रिम टांग के बल से और अपने सशक्त मनोबल से इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया था। कब? 2013 में। और ये अपंग कह लीजिए चाहे दिव्यांग कह लीजिए, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो ये एक दिव्यांग महिला थी और इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए प्रशिक्षण किससे लिया था? बचेंद्री पाल से। और ये एक कृत्रिम यानी बनावटी पैर के बल पर ही इन्होंने 2013 में एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया था। और भारत सरकार ने उनके इसी कारनामे के बल पर इन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। इसी क्रम में आगे हैं संतोष यादव। ये एक और पर्वतारोही हैं जिन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके 20 वर्ष की आयु में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 19 साल की आयु में डिक्की डोलमा ने और 20 वर्ष की आयु में 1992 में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को किसने पूरा किया था? संतोष यादव ने। ये डिक्की डोलमा के बारे में और विस्तार से यहाँ भी बताया गया है कि वे एक महान स्पोर्ट्स वुमन भी हैं। इनके पास स्कीइंग और बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में फॉर्मल ट्रेनिंग का डिप्लोमा भी है।
और एक प्रेमलता अग्रवाल जी भी हैं। इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड कायम किया। ये सबसे अधिक आयु की व्यक्ति महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल जी। और सबसे कम आयु की महिला कौन थी? श्रीमती डिक्की डोलमा। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय हिमाचलियों के बारे में। कल की कहानी में हमने येलो वैन क्षेत्र तक पढ़ लिया था कि लेखक ने स्लेटों की चट्टान को आगे पार करके येलो वैन क्षेत्र में प्रवेश किया था, और उसको येलो वैन इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पीली पीली धारियाँ थी। आगे की कहानी इस तरह से है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। ये जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। ये छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फूल और जी ने बर्फ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से ये छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ, हाँफता हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह रावत था। प्यारे बच्चों, कल की कहानी में हमने देखा था कि रावत जी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था, इसलिए उनको अपनी यात्रा बंद करनी पड़ी थी। और रावत की जगह कौन आया था? फूलौर जी। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार होने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी, और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। कहाँ के लिए चढ़ने लगे? माउंट एवरेस्ट पर। और कौन कौन चढ़ने लगा? लेखक मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया और उनके पर्वतारोही साथी। आगे है, अभी तक कभी भी एक रस्सी पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्सी पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं सरल होता है, इसलिए हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। यहाँ पर एक कठिन शब्द आया है, रफ्तार। रफ्तार यानी गति, गति यानी स्पीड, चाल। धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक हमने दक्षिण शिखर के एक बड़े बड़े पत्थर पार किए। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे और बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता हो तो अन्य दोनों संभालकर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए, जिसे मैंने इंडियाज़ डे नाम दिया। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। उस संकरी गली को लेखक ने क्या नाम दिया? इंडियाज़ डे। अब मुझे सबसे बड़ी चिंता हिलेरी की चिमनी थी। प्यारे बच्चों, आपकी अभ्यास में एक हिलेरी की चिमनी से ही प्रश्न आएगा, इसलिए इस प्रकरण को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने समझे। पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? हिलेरी की चिमनी। लगभग 10 मीटर एक सीधे में नीचे उतरकर हम कुछ चट्टानों तक पहुँचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। दक्षिण की ओर बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और हमें बड़ी कुशलता से उन पर कदम रखे बिना आगे बढ़ जाना था। उन्हें देखकर डर लगता था। बीच में चल रहे रावत ने जिम्मा लिया कि हम दक्षिण की ओर न जाएं और हमारे कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहें। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो नीचे से ढीली थीं। कई बार हमें कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता। इन चट्टानों के बीच से नीचे की ओर नज़र डालते ही हम थर्रा उठते। नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे। गार यानी गड्ढे। अब कल्पना कीजिए कि
3,000 2,500 नीचे गहरे गड्ढे के आर पार अगर आपको कूदना पड़े तो इसके लिए निश्चय ही बहुत अधिक साहस और मनोबल की आवश्यकता होती है। अब हम हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। अब यहाँ पढ़ करके हमें पता लग गया कि हिलेरी की चिमनी सबसे बड़ी बाधा क्यों थी, क्योंकि यहाँ चट्टानें बिल्कुल ढीली थी और चट्टानों के बीच में 2,500-3,000 हजार तक नीचे गहरी खाई थी, और जहाँ एक चट्टान से दूसरी चट्टान को पार करके छलांग लगा करके पार करना पड़ता था। इसी बाधा का हमें सबसे अधिक डर था। हम पर्वतारोही अब इस चिमनी से परिचित हैं, जो चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा चिकनी होने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कोशिश की कि हाथ रखने की ज़रा भी जगह पा जाऊं, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। बर्फ़ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर इसे पार करना बहुत खतरनाक था। बाईं ओर और भी ढलवा चट्टानें थीं, जिन्हें पार करना असंभव था। फूद और जी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, वह बार बार फिसलता ही रहा। तब उसने चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए अचानक कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता और इस तरह ऊपर चढ़ जाता। रावत उसे सहारा दिए था। फूद और जी तनिक सा भी फिसलता तो हम तीनों नीचे आ रहे थे, क्योंकि तीनों एक रस्सी में बंधे हुए थे। अब देखो, यहाँ एक व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो तीनों व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरा एक सा था, क्योंकि तीनों एक रस्सी के सहारे बंधे हुए थे। आखिरकार फूद और जी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। आगे की कहानी इस तरह से है। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच गया। रावण चट्टान पर फिसल रहा था और उसके बाद मुझे फूदौजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और जैसे ही हमने उन पर पैर रखा वे हिलने लगे। इस बाधा को पार करने में हमें 20 से 30 मिनट लगे होंगे। अब हम बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होते गए और पहले की तरह बाईं और चट्टान और दाईं और बर्फ थी। पहाड़ी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चिमनी पार करके हम ये सोच कर खुश हो रहे थे कि अब हम शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं। किस शिखर के? माउंट एवरेस्ट शिखर के। लेकिन पहाड़ी का ये टुकड़ा ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। पहले से अधिक मुश्किल क्यों हो गया था? क्योंकि लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा केवल नामात्र ही होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे भी सांस लेने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। मैंने सोचा, हमें कब तक और चढ़ते रहना पड़ेगा? स्थिति ये थी कि मेरे मन और शरीर ने जवाब दे दिया था। प्यारे बच्चों, किसी ने बड़ा खूब ही कहा है कि सुबह निकलने से पहले रात का अंधेरा बहुत अधिक गहरा हो जाता है। अर्थात कि हमारे जीवन में जब हम सफलता के बिल्कुल पास होते हैं तो हमारे जो कष्ट और परेशानियां होती हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसा लेखक के साथ भी हो रहा है। लेकिन भीतर कहीं से ये भी आवाज़ उठ रही थी कि हमें आगे बढ़कर चढ़ाई पूरी करनी ही है। शिखर अब अधिक से अधिक 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होगा। पर तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे, हमसे ज़रा सी
जरा ही ऊपर एक छोटी सफ़ेद घुमावदार मेहराब सी थी। मेहराब का अर्थ यहाँ बताया गया है कि दरवाजे के ऊपर बना हुआ अर्धमंडलाकार भाग जैसा, जैसे, और यही एवरेस्ट का शिखर था। हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोंकी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थीं। यहाँ अन्य दल कौन से हैं जो दूसरे देशों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जो व्यक्ति गए थे, उनके समूह को यहाँ कहा गया है अन्य दल। हमने घूमकर चारों ओर नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार। अब प्रश्न आएगा आगे अभ्यास में कि लेखक और उनके साथियों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार करके ऊपर क्या क्या देखा। तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर की ओर क्या था? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर पठार भी कहा जाता है, संसार की छत भी कहा जाता है। और दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकते हुए और सवेरे की धुंध में तैरते हुए थ्यांग बोचे मठ को देखा। ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है, थ्यांग बोचे मठ। ये दृश्य अविस्मरणीय था। अविस्मरणीय यानी जिसे भूला ना जा सके। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। विनय यानी विनम्रता की थी। मेरा रोम कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी। अब सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करना और उनसे आशीर्वाद लेना ही ठीक समझा। और रावत जो थे वो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने इष्ट देव दुर्गा जी की मूर्ति को वहाँ पर रखा। उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक देव का एक फ़ोटो और माला रखी। लेखक ने गुरु नानक देव का फ़ोटो क्यों रखा? क्योंकि वे सिख धर्म से संबंधित थे। फूदौजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा अपनी धर्म के मान्यता के अनुसार, जिसमें दलाई लामा की एक फ़ोटो लगा हुआ था। प्यारे बच्चों, दलाई लामा के बारे में आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनकी उपाधि को कहा जाता है दलाई लामा। और इस समय बड़े गर्व की बात है कि ये दलाई लामा जो हैं वो हमारे हिमाचल के धर्मशाला में ही निवास करते हैं और उनका नाम है तेंजिंग ग्यास्त्रो और ये बौद्धों के 14वें गुरु हैं। और गुरु की उपाधि बौद्ध धर्म में क्या है? दलाई लामा। आगे है, उन्होंने भेड़ स्वरूप कुछ चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। फ़ोटो खींचना शुरू क्यों किया? ताकि वे इस अविस्मरणीय पल को जीवन भर अपने एक मीठी सी याद बना करके अपने पास सुरक्षित रख सकें। और शायद प्रमाण के लिए भी मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फ़ोटो खींचे। इनमें प्रमुख फ़ोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर था। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 30 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुँचे हुए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। ये सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी सारी उदासी का ये कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया है और इससे बड़ी ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। तो यहाँ तक आपकी कहानी समाप्त होती है। नीचे ही बड़ी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और एक
हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये कहानी है। यहाँ पर आपकी कहानी समाप्त हो गई है। अभ्यास के लिए मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए सोचे हैं। प्यारे बच्चों, इनमें से पहला प्रश्न है, अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेकर उसके साथियों ने क्या किया? एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक रस्से में बंधना क्यों जरूरी होता होगा और एवरेस्ट की चढ़ाई पार करना कितना मुश्किल है? आपको उनमें से कौन से काम मुश्किल लगते हैं और क्यों? इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और कल आपकी ज्ञान सागर पाठ 1, 2, 3 में से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ पार्ट नंबर 1 और 2, 3 के बीच में से जो MCQ क्वेश्चन बनते होंगे उसकी कक्षा परीक्षा है, इसलिए आप पार्ट 1 को, 2 को, 3 को अच्छे से पढ़ करके उनके छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।